चाहूंगा कि बांग्लादेश तो ठप हो जाएगा अगर हम ये एक्शन ले, यही हमारी जीत हो जाएगी। सुमित, इसमें इसमें दो बातें हैं। जो आपने आंकड़े दिए बिल्कुल दुरुस्त हैं और जी। $14 बिलियन के आसपास का बायलेटरल है। पर इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो इसमें यह है कि जो मौलाना है या जो जिहादी मानसिकता है, वो अर्थशास्त्र से कोसों दूर है। उनको कोई मतलब नहीं है कि आम जनता अन्न खा पाए ना खा पाए। उनको कोई मतलब नहीं है आम जनता को उनके जरूरत की दवाइयां तक मिले या ना मिले। उनको इससे भी मतलब नहीं है, पहला बात। दूसरी बात बहुत जरूरी जो देखने वाली है, आपने मेरे से सवाल पूछा कि क्या वो भूखों मर जाएंगे, क्या उनका गुजारा नहीं चलेगा। इसका जवाब पार्टली ना है, और उसकी वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि चाइना तैयार खड़ा है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त चाइना तैयार खड़ा हो जाता है। जहां भी भारत के ऐसे संबंध होते हैं, ये जितनी भी आइटम की लंबी लिस्ट फेरिस्त है, चाइना के पास ये सारी चीजें मौजूद है और चाइना फौरन आके वो चीजें उनको देना शुरू कर देगा। और मौलानाओं को मैं आपको ये भी बता दूं, इन जिहादियों को चाइना की कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बैकिंग भी रहती है। इनको मालूम है कि चाइना दोस्ती का हाथ बढ़ा चुका है कि कोई बात नहीं, अगर भारत नहीं करेगा हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। आपने जो अपना एजेंडा चलाना है आप चलाइए, आपने जो करना है वो करिए। तो मुझे लगता है कि भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, अपार्ट फ्रॉम कि वो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, इस सामान का एक्सपोर्ट बंद करे, रोके, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक पूरा का पूरी मुहिम चलानी पड़ेगी। जिन जिन देशों से बांग्लादेश डील करता है, चाइना के अलावा भी, उन उन देशों को जाके वहां की असलियत बतानी पड़ेगी, वहां हिंदुओं पर क्या। और भारत आज वो साख रखता है सुमित, भारत में आज वो दम है कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी मुहिम चला सकता है, अपने साथ देशों को खड़ा कर सकता है। तब जाके बांग्लादेश का गला घुटेगा। केवल भारत के एक्सपोर्ट रोकने से मुझे अंदेशा है इस बात का सुमित कि चाइना इसकी भरपाई शीघ्र अतिशीघ्र कर देगा, जिससे भारत को वो ये जतलाएगा आप नहीं देते तो कोई बात नहीं, हमारे साथ चाइना खड़ा हुआ है। मुझे लगता है भारत को इन दोनों स्तरों पर काम एक साथ करना पड़ेगा, तभी इसका हल सुमित निकल कर आएगा। तो इसका मतलब फिर बात घूम कर आ गई वही डिप्लोमेसी। तो संजीव श्रीवास्तव जी, तब तो फिलहाल हम इकोनॉमिक जो ब्लॉकेज है वो नहीं कर सकते हैं। उसका खतरा है कि चीन के पास बांग्लादेश चला जाएगा, और चीन अगर इस एरिया में एक्सेस ले लेता है तो ये तो बहुत ख़तरनाक हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारा जो बॉर्डर है 4000 किलोमीटर, और बांग्लादेश की किसी ज़मीन पर जिस तरह की विस्तारवादी नीति चीन की रही है, तो फिर हम मुहिम जो चलाएं या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाएं, दूसरे देशों में जाएं और ये मुहिम चलाएं, तो इस मुहिम का असर मुझे लगता है कि ऑलरेडी है। अमेरिकी संसद में ये मसला उठ रहा है, ब्रिटेन की संसद में मसला उठा है, और तुलसी गबार्ड जैसी हिंदूवादी लीडर, मैं कहूँगा बिल्कुल हिंदूवादी लीडर, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर उन्होंने पहले भी आवाज़ उठाई। वो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में यूएस इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बनने जा रही हैं। तो इसका मतलब कि 20 जनवरी से तस्वीरें अपने आप बदल जाएगी। जी जी, देखिए बिल्कुल मैं शरद कोहली जी से बिल्कुल सहमत हूँ, उनको उनकी बातों को एंडोर्स करता हूँ कि भारत को बांग्लादेश के साथ अपने एंगेजमेंट्स को, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स को भी बनाए रखना होगा। और एट द सेम टाइम जो विश्व के जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, भारत है, अमेरिका है, अन्य राष्ट्र हैं, वो सभी मिल करके इस बात का बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर दबाव बनाए कि वो सरकार अपना दायित्व ठीक तरीके से निभाए, वहां पर हिंदू कम्युनिटी की रक्षा जो है सुनिश्चित करे, कानून का शासन स्थापित करे और जल्द से जल्द चुनाव वहां पे कराए जाए। और बांग्लादेश में जो वहां के समाज के साथ जो भारत का जो एंगेजमेंट है, वहां की जो भी इस्टेब्लिशमेंट है वर्तमान समय की या भविष्य में भी अगर कोई आती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार उनके साथ एंगेजमेंट्स बनाए रखेगी। अभी भी आप देखिए तो बांग्लादेश में हाल के समय में जो इतना उथल पुथल हुई, उसके बावजूद भी हमारे जो हाई कमीशन बांग्लादेश में ढाका में जो मौजूद अधिकारी हैं, वो लगातार इस अंतरिम सरकार के साथ भी संपर्क में रहे हैं। और जाहिर है कि हमने शेख हसीना जो कि पूर्व प्रधानमंत्री को अपने देश में शरण भी दी है। भारत का बांग्लादेश में एक बहुत ही हाई स्टेक है, और एक भारत के ही वजह से बांग्लादेश जैसा ये राष्ट्र अस्तित्व में आया था। और एक बात मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण मैं अवश्य यहाँ पे कहूंगा कि जो भारत का जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है बांग्लादेश के विषय को लेकर के, जो भारत के जो संवाद हैं, वो इस तरीके से होने चाहिए कि भारत बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ है, न कि भारत बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ है। और भारत जाहिर है कि बांग्लादेश में सारे जो लोग हैं कट्टरपंथी नहीं है। बांग्लादेश में जो अवामी लीग की जो बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं, जो कैडर्स हैं, जाहिर है कि आज वो भी
इन कट्टरपंथियों से प्रताड़ित हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के अलावा जो अन्य अल्पसंख्यक हैं वो भी हमलों का शिकार हो रहे हैं। तो जाहिर है कि बांग्लादेश की ये जो कट्टरपंथी हैं या वहाँ की जो ये गैर निर्वाचित जो सरकार जो कि बांग्लादेश के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, वो पूरे बांग्लादेश का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये बात भी बहुत स्पष्ट है। और बांग्लादेश में जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक वहाँ की सरकार को एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहा जा सकता और वहां पर चुनाव कराया जाना बेहद आवश्यक है। लेकिन चुनाव तो तब होगा जब अवामी लीग पार्टी को, तो मेरा इसका मतलब यहाँ पर ये जो बीएनपी है, खालिदा जिया कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे हैं, मोहम्मद यूनुस तो मोहरा है। निसंदेह खालिदा जिया की शह है, खालिदा जिया की जो पार्टी है बीएनपी, उसकी भी पूरे घटनाक्रमों में शह रही है। बीएनपी का जमायते इस्लामी बांग्लादेश से गहरा संपर्क रहा है। जमायते इस्लामी बांग्लादेश का एक जो मंत्री ये जो संगठन है, कट्टरपंथी संगठन, ये बीएनपी सरकार में भी शामिल रहा और बीएनपी के अनेक अन्य जो कट्टरवादी तत्वों के साथ संबंध रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, शेख हसीना को अपदस्थ किया जाना, उनको देश छोड़ने पर मजबूर कर देना, उसके पीछे बीएनपी की भी एक शह रही है, उसकी भी संलग्नता रही है। और कट्टरपंथियों के सामने रख, फिर हिमांशु भट्ट जी, फिर हम किस चुनाव की बात कर रहे हैं? अवामी लीग को आप लड़ने नहीं देंगे, उनके कार्यकर्ताओं को मारेंगे पीटेंगे, तो फिर चुनाव करवाते आप बिना चुनाव के ही मान लीजिए कि ये बीएनपी की सरकार है। नहीं, अभी तो देखिए हिमाकत देखिए, वो मोहम्मद यूनुस की नोबेल लॉरियट जो आप बोल रहे हैं ना वक्त में, वो एक्चुअली एक मोहरा है डीप स्टेट का। क्लिंटन फाउंडेशन को उसने $1,45,000 अपने नोबेल पीस प्राइज में से हिलरी क्लिंटन को चुनाव लड़ने के लिए दिए थे। तो इनकी हकीकत समझ लीजिए, ये एक मोहरा है। अभी वहां पर वो तो आके बोल रहा है कि मैं तो पहले 6 साल तक चुनाव नहीं करूंगा। उनकी उम्र ही 82-83 साल की है। देखिए ये लेफ्टिस्ट जो है ना, लेफ्टिस्ट लिबरल वहाबी कबार जो पाकिस्तान के अंदर पनपा, उनके साथ में अभी बांग्लादेश के अंदर पूरा का पूरा पनप चुका है। आज स्थिति वो है कि वहां पर 25-30% ये लेफ्टिस्ट लिबरल वहाबी कबार होने के बावजूद जमायते इस्लामी और हिजबुल तहरीर जैसे कट्टरवादी संगठन अपना घर बना चुके हैं। और जब मैं हिजबुल तहरीर की बात कर रहा हूं, समझ लीजिए ये पाकिस्तानी नहीं है। इनकी आइडियोलॉजी आइसिस और अलकायदा से मिलती हुई आइडियोलॉजी है। जहां तक ये बात आती है, आपको समझ के चलना चाहिए, पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर जब हिंदू विरोधी दिखाव होते हैं, वहां पर आपको आइसिस के फ्लैग मिलते हैं। मतलब क्या हो गया इसका कि भारत को चारों तरफ से सुलगा के रखो। देखिए ये डीप स्टेट का एक बहुत गहरा एजेंडा है और यहां हमारी एग्जामिनेशन हो रही है कि हम कितनी धीरज रख सकते हैं। हमारे भाइयों को बचाना जरूरी है, मगर उसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि कहीं 20 जनवरी के पहले कुछ ऐसी बड़ी वारदात ना हो जाए कि जिसकी वजह से विश्व के अंदर एक पलीता छाप दे। लेकिन एक बात हिमांशु जी, नोबेल पुरस्कार बांटने वालों पर भी सवाल है आज, क्योंकि नोबेल पुरस्कार के विजेता मोहम्मद यूनुस है ना, तो अब तो लग रहा है कि किस आधार पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये मोहम्मद यूनुस जैसे लोगों को? उस वक्त उनको दिया था, माइक्रो फाइनेंसिंग का एक सिस्टम बनाया था बांग्लादेश के अंदर, जिसके जरिए बांग्लादेश के गांव गांव तक वो फाइनेंसिंग पहुंचाने वाला था। मगर उसका क्या हुआ और उसमें उसने कितने पैसे लूटे, वो एक अलग विषय। या फिर वो अलग नेटवर्क उन्होंने कट्टरपंथियों और जमातियों का नेटवर्क बैठाया था, ये भी जांच का विषय है। लेकिन मैं ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता वो अब कैसे बने, लेकिन ये सवाल तो है कि नोबेल पुरस्कार दिया किस आधार पर जाता है। अगर मोहम्मद यूनुस ऐसे आतंकियों की सरकार के मुखिया हैं और कट्टरपंथियों की सरकार के मुखिया हैं, तो फिर ऐसे लोगों को शांति का पुरस्कार बांटने वालों पर तरस आता है। सवाल आजकल तो ये तकरीर बन गई है भैया जी, सुन लीजिए। हाँ। ये बड़े बड़े नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे अवार्ड, वो जो सब है ना, हाँ। वो सब मिले किसी को तो समझ लेने का कि उनको रिजीम चेंज के लिए तैयार किया जा रहा है। अच्छा, मैं उसके 5 उदाहरण अभी भी दे सकता हूं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर अपने ही देश में है। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूं सर, नाम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सब जानते हैं। मैं कह रहा हूं कि अपने ही देश में, मैं चूंकि इस्लामिक जिहाद पर आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि ये सोच खतरनाक है। बांग्लादेश खतरनाक नहीं है, मोहम्मद यूनुस खतरनाक नहीं है, ये कट्टरपंथी इतने खतरनाक नहीं है।
आप इन्हें मारेंगे फिर पैदा हो जाएंगे। हिजबुल्लाह ख़त्म कभी नहीं हो सकता है। नसरल्लाह को मारा इजराइल ने, एक और पैदा हो गया, एक और पैदा हो गया, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। यानी इस्लामिक जिहाद की जो सोच है, सोच क्या है, जो तुलसी गबार्ड ने कहा कि सोच ये है कि गैर मुसलमानों को इस धरती पर रहने का हक नहीं है, गैर मुसलमानों को अपना गुलाम बना लो, उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लो। इस सोच वाले तो अपने देश में भी हैं हिमांशु जी, उनका क्या करें। और इस सोच के सहारे सियासत करने वाले, और तरस ये आता है और आश्चर्य और गुस्सा भी कि गाजा पर ट्वीट करने वाले नेता हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, विपक्ष के। ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन रफा करने वाले हैं बॉलीवुड के तमाम जो अभिनेता हैं। आज बांग्लादेश में इतना सब कुछ हो रहा है, खामोश हैं, चुप हैं। नहीं, वो नहीं बोलेंगे सर। तो रेडिकल इस्लाम को बढ़ावा देने वाले तो अपने यहाँ हैं सर। वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। माफ कीजिएगा मेरा अगर बुरा लगा किसी को तो, मगर ये हकीकत है। अपने यहाँ भी 0.5 फ्रंट जो हम बोलते हैं ना इंटरनल, वो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा थ्रेट है भारत सरकार का। इसलिए मैंने बताया कि बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, हमें सोच के समझ के चलना है। यहां पर भी जो इलीगल बांग्लादेशी घुस के आए, उसकी संख्या क्या है, क्या समझते हैं आप? आप देश के 50 बड़े शहर ले लो, पहले 1 नंबर से 50 नंबर तक। हर एक शहर के अंदर आपको कम से कम 1-1 लाख बांग्लादेशी इलीगल मिलेंगे। ये सब पहुंचे कहां तक, कैसे पहुंचे? जम्मू कश्मीर के अंदर इलीगल बांग्लादेशी पहुंच गए, रोहिंग्या पहुंच गए। किसने पहुंचाया, किसके समय में पहुंचे? अब उन रोहिंग्याओं का जो है बिजली पानी काटा गया है तो बिलबिला सर वो तो बताने के लिए 10, 12, 15 रोहिंग्याओं का, मगर वो जो एक आंकड़ा है ना, जो इलीगल बांग्लादेशियों का, उनके साथ क्या हो रहा है आज? तो सवाल अनुज माथुर जी, उनसे डील नहीं करोगे आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत सही तरह से उनको डील करना हम पड़ेगा। खतरा अगर बांग्लादेश में देख रहे हैं, मोहम्मद यूनुस या वो खतरा तो हमारे अंदर भी है। और अब फिर इंतजार हम कर रहे हैं उस खतरे को बढ़ते हुए देखते हैं, या उसके जरिए सियासत करते हैं और उसमें सियासी नफा नुकसान देखते हैं, फायदा देखते हैं, तुष्टीकरण होती है। लेकिन वो तो आप एक तरह से सोच को बढ़ावा दे रहे हैं ना, मगर हमारे विपक्ष ये कर रहे हैं। अनुज माथुर जी, बॉर्डर पर आप लड़ रहे हैं तो संभल के अंदर पाकिस्तानी मैगजीन कैसे आया? हाँ बिल्कुल, मेरा सीधा सवाल है, पाकिस्तानी मेड का मैगजीन कैसे आया? हाँ, लगता है कि योगी पापा ने संभल में। अनुज माथुर जी, आप युद्ध में सेना हमारी लड़ती है बॉर्डर पर, लेकिन यहाँ अंदर में जो देश के दुश्मन हैं और दुश्मनों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, उनका क्या करें? देखिए सुमित, मैं आपको फिर थोड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट देने की प्रयास करूंगा। जब बिपिन रावत साहब ने कहा था कि हम 2.5 फ्रंट पे हमें लड़ना पड़ेगा, वो 2.5 फ्रंट का जो आधा फ्रंट है वो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी है। और सुमित जी, मैं आपके मार्फत आपके दर्शकों को श्योर करना चाहता हूं कि इंडियन आर्म फोर्सेस उस आधे फ्रंट से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए, हमें उनको जाकर के बांग्लादेश को ये समझाना चाहिए। मैंने सुना शरद जी को भी और उनको भी कि ये चाइना के लैप में चला जाएगा। अरे चाइना के लैप में चला जाएगा, चाइना से सामान आएगा कहां से? बॉर्डर कहां है? पानी में आप बॉर्डर में पानी में आप लगाइए नेवल ब्लॉकेड। ये उनको समझा दीजिए कि 2 नेवी के जहाज बे ऑफ बंगाल में खड़े हो जाएंगे, आपका खाना पानी बंद हो जाएगा। तो ये बात वहां के लोगों को आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ब्लॉकेज से हल हो सकता है? बिल होएगा, वही तरीका है। आप देखिए, जब इतनी बुरी तरह से मार पड़ेगी उनको, तो अपने आप वहां के जो लोग हैं, जो अभी भी जो मुक्ति वाहिनी से लड़े हैं, वो जीवित हैं, उनकी संख्या है वहां पर। ठीक है, ये बड़ी बात कही। जल्दी से शरद जी रिएक्शन में क्लोज करूंगा कि ये एक बड़ी बात कही कि यहाँ पर तो वो चाइना से मंगवाएंगे कैसे? नहीं, देखिए सामान सुमित A- भी किया जा सकता है। अगर चाइना को वाकई भारत के खिलाफ मुहिम चलानी है तो कार्गो से भी आ सकता है, हवाई जहाज से भी आ सकता है। भले ही थोड़ा चाइना तो ऐसा है कि अपनी जेब से खर्च करके भेज देगा, पर भारत को मारने में पीछे नहीं हटेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो कहा कि ये जो मानसिकता है ना, ये अर्थशास्त्र को नहीं देखती है। मैं दोहराना चाहूंगा इस बात को। उनके मन में ये जो मानसिकता है, ये इकोनॉमिक्स से बहुत दूर है। उनको कोई परवाह नहीं कि आम जनता बांग्लादेश की
उस ठीक पर है, क्या उनको बीतेगी? वही मैं उनको कह रहा हूं इस कि बात से पहले नहीं है। इस्लामिक जिहाद की सोच इतनी जहरीली है कि वो खाली पेट है या अनाज है नहीं है, जी। हथियार होना चाहिए और हथियार भरपूर होना चाहिए, और गैर मुसलमान को मार दो, तलवार से काट डालो, मार डालो, ये सोच हमने बयान भी सुना। तो इस सोच को मारना जरूरी है, और सोच वाले लोगों को आसपास, अगर आपके आसपास हैं तो पहचानना जरूरी है, और ऐसे सोच वाले लोगों के बूते सियासत करने वाले नेताओं को भी पहचानना जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।